हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपका जो पेपर सेकंड जो 9 तारीख को होने वाला है, तो दोस्तों उससे रिलेटेड बीएड सेकंड ईयर का। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीएड सेकंड ईयर के सेकंड पेपर जो दोस्तों 9 तारीख को होने वाला है, उसी का आज हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको अपना खुद से चेक करना है कि आपको इसमें कितना आता है। तो दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न को आप सही से अच्छी तरीके से सोच समझ के सॉल्व करिएगा। दोस्तों, मैं तो इसका आंसर आपको बता ही रहा हूँ, साथ में आप भी इसके आंसरों को अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। और दोस्तों, अगर आप इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी कोई भी नई वीडियो जाए तो उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। यह किसका कथन है? फ्रोवेल का, मुनरो का या फिर वुड का? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रोवेल। फ्रोवेल कहते हैं कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम की अवधारणा सबसे पहले किसने और कब दी? मुर्रो 1968 में, क्रो एंड क्रो ने 1968 में, फिलिप जैक्सन ने 1968 में। तो दोस्तों, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रच्छन्न पाठ्यक्रम की जो अवधारणा है वो सबसे पहले फिलिप जैक्सन ने दी, और कब दी? 1968 में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय व्यवस्था का मूल आधार क्या है? शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यचर्या, विद्यालय संगठन? तो दोस्तों, विद्यालय व्यवस्था का जो सबसे मूल आधार है वो है पाठ्यचर्या। हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यचर्या। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के किस आधार पर बल दिया जा रहा है? दार्शनिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर या फिर सामाजिक आधार पर? तो दोस्तों, हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आधार पर। अब दोस्तों, बहुत से लोग कहेंगे कि आजकल ना साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है तो मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। दरअसल में दोस्तों है क्या कि मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। आजकल जो उस पाठ्यक्रम में वर्तमान समय में जो पाठ्यक्रम का एक आधार है सामाजिक आधार, उस पर बल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लोगों के अंदर से समाज की जो भावना है, सामाजिक जो भावना है वो खत्म होती जा रही है। तो दोस्तों, इसी के आधार पर समाज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है लोगों को, इसलिए सामाजिक आधार पर पाठ्यक्रम में बल दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों की प्रतिछाया है। ये किसने कहा? रॉबर्ट ने, डंकन ने या फिर सैदेन ने? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा ये जो कथन है कि विद्यालय पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों की प्रतिछाया है, ये जो बात कही थी वो बात कही थी दोस्तों डंकन ने। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डंकन। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत या फिर दोस्तों सभी? तो दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत है वो रुचि का सिद्धांत भी है और उपयोगिता का भी सिद्धांत है। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों, पुस्तक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित या फिर छात्र केंद्रित? तो दोस्तों, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का जो अन्य नाम है वो है हमारा पुस्तक केंद्रित। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ बात कर रहे हैं कि राजमार्ग की, तो राजमार्ग में क्या है? पाठ्यपुस्तक, देख सुन के करके सीखना या फिर शोध पत्र? तो दोस्तों, यहाँ बात कर रहे हैं राजमार्ग की। तो जो हाईवेज होते हैं, सपोज दैट माना अगर हाईवेज होते हैं तो दोस्तों हाईवेज किसका काम करते हैं? एक गंतव्य तक पहुंचने का। ठीक है दोस्तों, तो हम वहां कैसे चलते हैं? हम चलते हैं देख सुनकर। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देख सुनकर सीखना। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, डी के व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया कैसी होती है? वृत्ताकार, आयताकार या फिर सीधी? तो दोस्तों,
जो डीके व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम की जो संरचना है दोस्तों वो हमारी वृत्ताकार होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृत्ताकार। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? विशिष्ट, सामान्य या फिर दोनों? तो दोस्तों पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं वो विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं और हमारे सामान्य उद्देश्य भी होते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? दार्शनिक, व्यापक या फिर व्यावहारिक? तो दोस्तों शैक्षिक जो उद्देश्य है उसकी प्रकृति कैसी होती है? दार्शनिक। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? मूल्यपरक, क्रियाशील या फिर व्यावहारिक? तो दोस्तों बात की जाए अगर अधिगम की, तो अधिगम में हम सब कुछ करके सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रियाशील प्रक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अधिगम संसाधन नहीं है? व्यावहारिकता, पाठ्य पुस्तकें या फिर हस्त पुस्तिकाएं? बात की जा रही है दोस्तों अधिगम का संसाधन नहीं है, तो दोस्तों हम पाठ्य पुस्तकों से भी सीखते हैं और हस्त पुस्तिकाओं से भी सीखते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावहारिकता, इसमें अधिगम का संसाधन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य के प्रमुख स्रोत हैं? शैक्षिक उद्देश्य के प्रमुख स्रोत हैं, कौन प्रमुख स्रोत हैं? समाज, व्यक्ति, ज्ञान या फिर ये सभी? तो दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य के जो सब स्रोत हैं, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। समाज से भी हम सीखते हैं, व्यक्ति किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से भी सीखते हैं और ज्ञान तो सीखते ही सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे इसी के साथ में अगला प्रश्न है, शिक्षण के कितने चर या पक्ष होते हैं? तो दोस्तों कितने चर या पक्ष होते हैं? 2, 3, 4। तो दोस्तों हमारा जो शिक्षण के जो चर हैं वो होते हैं हमारे 3। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 चर होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, यह आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। क्या? मूल्य किसके? मानव व्यवहार के। ये किसका कथन है? वुड का, अर्वन का या फिर व्हीलर का? तो दोस्तों बात की जा रही है यहाँ मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व की। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो कथन है ये है वुड का। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक कैसा चर है? स्वतंत्र चर, आश्रित चर या फिर दोनों है दोस्तों? तो दोस्तों जो शिक्षक है, शिक्षण प्रक्रिया में जो टीचर है, शिक्षक है, वो दोस्तों स्वतंत्र चर है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी आयामों को क्या प्रभावित कर सकता है? टीचर, टीचिंग या फिर शिक्षा? तो दोस्तों बालक के जो सभी आयाम होते हैं उसको प्रभावित, बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी आयामों को जो प्रभावित करता है वो करता है टीचिंग। क्या करता है दोस्तों? टीचिंग। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अनुदेशन व्यक्तित्व के किस पक्ष को प्रभावित करता है? भावनात्मक, ज्ञानात्मक या फिर भावनात्मक? तो दोस्तों जो अनुदेशन है वो व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एन इंस्ट्रक्शन थ्योरी किसने लिखी? स्मिथ ने, ग्रीन ने या फिर हॉसफोर्ड ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉसफोर्ड ने लिखी है एन इंस्ट्रक्शन थ्योरी नाम की बुक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है? निदानात्मक कार्य, ज्ञानात्मक कार्य या फिर भावात्मक कार्य? तो दोस्तों प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम निदानात्मक कार्य करता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक कार्य। हमारा अगला प्रश्न है, टीचिंग में शिक्षक की कौन सी भूमिका होती है? योग्यता, अनुभव या फिर दोनों? तो दोस्तों टीचिंग में शिक्षक की जो भूमिका है वो योग्यता की भी होती है और अनुभव की भी होती है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण में शिक्षक अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील रहता है? हस्तक्षेप रहित, प्रबंधनात्मक या फिर दोनों? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हस्तक्षेप रहित क्रिया में। ठीक है दोस्तों, हस्तक्षेप रहित शिक्षण में। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक किसके रूप में कार्य करता है? विशेषज्ञ, विचारकर्ता या फिर पथ प्रदर्शक? तो
तो दोस्तों बात की जा रही है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो अध्यापक है वो किसका कार्य करता है, वो करता है पथ प्रदर्शक का कार्य। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम की रचना कैसी प्रक्रिया है, सुनियोजित, व्यवहारिक या फिर मौलिक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सुनियोजित प्रक्रिया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर किस आधुनिक शिक्षण प्रणाली का विकास हुआ है, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, योजना प्रणाली, सभी। तो दोस्तों बात की जाए छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर तो किस शिक्षण प्रणाली का विकास हुआ है, तो दोस्तों मॉन्टेसरी का भी हुआ है, किंडरगार्टन का भी हुआ है और योजना प्रणाली का हुआ है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान महत्वपूर्ण है, जॉन डीवी का, वर्टन का या फिर अल्बर्टी का। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी का। हमारा अगला प्रश्न है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद या फिर दोनों। तो दोस्तों बात की जा रही है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के सिद्धांत की, तो दोस्तों वो है हमारा प्रयोजनवाद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोजनवाद। हमारा अगला प्रश्न है जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो दोस्तों जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, 3, 5 या फिर 2। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं, कौन जन्मदाता हैं, मुनरो, जॉर्ज पाइन या फिर अगस्त। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज पाइन शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है समाजशास्त्र के जन्मदाता है, वो शैक्षिक थे, ये समाजशास्त्र है, तो समाजशास्त्र के कौन जन्मदाता है, जॉर्ज पाइन, अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त इसमें। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लेखक कौन है, मुनरो, जॉर्ज पाइन या फिर दोनों। तो दोस्तों बात की जा रही है ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए, मुनरो। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि कितनी वर्ष होनी चाहिए, 1 वर्ष, 2 माह, 2 वर्ष या फिर 6 माह। तो दोस्तों बात की जा रही है यहाँ बुनियादी शिक्षा के अनुसार शिक्षक के प्रशिक्षण की, तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है फिलॉसफी किस भाषा का शब्द है, यूनानी, लैटिन या फिर अंग्रेजी। तो दोस्तों जो हमारा फिलॉसफी है वो यूनानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन है हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला है संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, 14 से 15 में, 14 से 18 में, 18 से 19 में। तो दोस्तों बात की जा रही है संविधान में समानता के अधिकार की, तो दोस्तों समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 में मिलता है हमें, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह संविधान की पूंजी है, यह किसका कथन है, डॉक्टर अंबेडकर का, गांधी जी का या फिर ठाकुरदास भार्गव जी का। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठाकुरदास भार्गव जी का ये कथन है। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 75। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 में आता है। दोस्तों बात की जाए समता, स्वतंत्रता, तो दोस्तों जो स्वतंत्रता है उसमें 19 से लेकर 22 तक के जो आर्टिकल हैं वो दोस्तों हमारे स्वतंत्रता पे निर्भर हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 23 से 24 में, 18 से 19 में, 45 से 48 में। तो दोस्तों बात की जा रही है शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में जो अनुच्छेद है वो है हमारा अनुच्छेद 23 से 24 है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ये हमारे हो गए हैं 38 क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों इसी के साथ संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या वर्णित है, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या फिर दोनों। तो दोस्तों बात की जा रही है संविधान के अनुच्छेद 51 में। तो दोस्तों 51 में जो ना वर्णित है वो है हमारे मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 46 में।
तो दोस्तों बात की जा रही है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की। तो दोस्तों अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का जो प्रावधान है वो है हमारा आर्टिकल 45 में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है SC/ST शिक्षा और उनके कल्याण के अधिकार वर्णित है। SC/ST के जो लोग हैं उनके शिक्षा और उनके कल्याण के लिए अधिकार जो वर्णित है वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 42 में, आर्टिकल 41 में, आर्टिकल 46 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 46 में। हमारा अगला प्रश्न है कानून स्वतंत्र का विरोधी नहीं है, यह किसका कथन है? कांट का, लॉक का या फिर हीगल का? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये कथन जो है ये कांट का है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसे प्रमुख नागरिक अधिकार माना जाता है? चुनाव में भाग लेना, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, सार्वजनिक रोजगार का अधिकार। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी जिस व्यक्ति को होगी वो प्रमुख नागरिक के अधिकार के होगा उसे। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किस प्रतिमान से हुआ है? बात की जा रही है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की। परिस्थिति प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक प्रतिमान या फिर प्रक्रिया प्रतिमान? तो दोस्तों बात की जा रही है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास का जो प्रतिमान है वो दोस्तों हमारा है, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, परिस्थिति प्रतिमान। हमारा अगला प्रश्न है अदा, प्रदा, प्रक्रिया ये तीनों किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं? शरण प्रतिमान, सामान्य प्रतिमान या फिर हिल्डा डाबा प्रतिमान? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरण प्रतिमान। हमारा अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी, यह किसके अंतर्गत है? धारा 343, धारा 342 या फिर धारा 234? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 343। हमारा अगला प्रश्न है भारत में अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत समाप्त करने का अधिकार कब लागू हुआ? 1974 में, 1950 में, 1955 में? तो दोस्तों छुआछूत समाप्त करने का जो कानून है वो बना 1955 में। दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1955। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया? दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया? 1975, 1976, 1978? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है संविधान की धारा 45 का संबंध है किससे है? उच्च शिक्षा से, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से या फिर माध्यमिक शिक्षा से? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। हमारा अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता है? उद्देश्य को, प्रक्रिया को या फिर व्यवहार को? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार को पाठ्यक्रम में विशेष कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको हमें कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसकी PDF वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।